कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्ययन के क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं खंडवार। जैसा कि आप जानते हैं कि यह 4 विषयों का एक विषय है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। हम लोगों ने अभी तक इतिहास में, भूगोल में और राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र में कुछ अध्यायों पर चर्चा की है। चौथा जो खंड है अर्थशास्त्र, जिसमें हमारी पुस्तक जो एनसीईआरटी द्वारा मान्य है कक्षा 10 के लिए, आर्थिक विकास। इसमें पहला अध्याय विकास। विकास विकास शब्द नाम आते ही प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में कुछ बातें दिमाग में आने लगती हैं। विकास क्या है? हम लोगों का इस कक्षा के स्तर पर विकास अध्ययन करने का उद्देश्य या इस अध्याय का उद्देश्य आपको यह बताना है इस पाठ्यक्रम द्वारा कि आप जानें कि विकास क्या है। क्या सभी व्यक्तियों के लिए विकास एक समान होता है या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है? अगर अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास अलग अलग है तो दो राष्ट्रों या एक ही राष्ट्र के दो क्षेत्रों या दो व्यक्तियों में विकास की तुलना कैसे की जा सकती है जब सबके लिए अलग अलग है? उसके लिए क्या मानदंड है? मूलभूत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। अग्रिम कक्षाओं में आप इन संबंधों में और भी बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में और विकास में इस अध्याय में आपको कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनको बता देना मैं यहाँ शुरू में ही आवश्यक समझता हूँ। उनको आप कहीं सुने भी होंगे, कहीं पढ़े भी होंगे, लेकिन आपसे इस अध्याय को समझने के लिए उन शब्दों का अर्थ गंभीरता से आपको पता होना चाहिए और इन प्रश्नों का उत्तर देने में भी और अध्याय को समझने में भी आपको सहायता मिलेगी। एक शब्द बार बार आएगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है? यह राष्ट्रों के संबंध में लिखी जाती है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय इस वर्ष इतना है, अमेरिका की इतना है, चीन की इतना है। क्या है प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय सीधा सीधा समझ लीजिए उस राष्ट्र की उस वर्ष का जो सकल घरेलू उत्पाद है, पूरी आय है, पूरा राष्ट्र का उत्पादन है और उसमें जितनी जनसंख्या है भाग दे दीजिए तो उस राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय आ गया। साक्षरता दर, उस राष्ट्र में प्रति 1000 या उस क्षेत्र में, उस गांव में, हर कहीं का भी साक्षरता दर आप याद कर सकते हैं तो प्रति 1000 जितने व्यक्ति साक्षर हैं वो दर हो जाती है, उसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं। शिशु मृत्यु दर, जन्म लेने वाले शिशुओं में कितनी उम्र तक, 0 से 5, 5 से 10 प्रति 1000 कितने मर रहे हैं, वो मृत्यु दर है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा एक शब्द आएगा। जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य है कि पूरे सैंपल में 1000 प्रति 1000 लोगों की औसत जीने की उम्र कितनी है। ये कुछ शब्द हैं जिन पर बार बार इस अध्याय में आपके सामने आएंगे। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा आदि। अब विकास। विकास क्या है? सहज अर्थ में आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, विकास करना, अपने रहन सहन के स्तर को उठाना, केवल रहन सहन नहीं, अपने ज्ञान के स्तर को ऊपर उठाना, अपने लिए संसाधनों को बढ़ाना। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने तो इस बीच बहुत विकास किया, उसके पास कच्चा घर था, पक्का मकान बना लिया, कार भी हो गया। इसका मतलब भौतिक संसाधनों की उपलब्धता अधिक कर ली, विकास हो गया। तो इसका मतलब भौतिक संसाधनों में वृद्धि करना विकास है, लेकिन और भी आयाम है विकास के।
कोई ज्ञान के स्तर को बहुत बढ़ा ले अपने, कोई अपने रहन सहन के स्तर को बहुत बढ़ा ले। तो बहुत एस्पेक्ट, और विकास अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग भी है। जैसे एक कोई मजदूर है जो जमीन कृषि का कार्य करता है या भवन निर्माण कार्य करता है, जो एक साधारण मजदूर है, दैनिक वेतनभोगी वेजेस मजदूर, उसके लिए विकास क्या है? उसके लिए विकास है कि उसे अच्छी मजदूरी पर काम, ज्यादा काम मिले, रोज काम मिलता रहे, और उसके बच्चों को पास में अच्छी शिक्षा मिले, उसके साथ भेदभाव न किया जाए, और अधिक से अधिक गांव या छोटे स्तर पर उसे भी राजनीतिक गतिविधियों में, लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिले या नेता बनने का अवसर मिले। यह एक मजदूर के लिए विकास का आयाम है। लेकिन पंजाब का एक संपन्न किसान, उसके लिए विकास क्या है? उसके लिए विकास ये है कि फसल का समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर सरकार उस वर्ष फसल खरीदने का निर्णय लेती है, अधिक हो। वो संपन्न किसान है तो उसकी बल्क में पैदावार होती है, अधिक हो, जिससे वह अधिक आय करके अपने बच्चों को कनाडा में, अमेरिका में सेटल कर सके, उसके लिए विकास दूसरा है। बड़े उद्योगपति के लिए विकास क्या है? कि उसको बिजली पर्याप्त मिले, सड़क मिले, सुरक्षा मिले, जिससे वह उद्योग को बढ़ा सके। बेरोजगार के लिए विकास क्या है? कि रोजगार के अवसर मिले। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास का आयाम है। कभी कभी एक चीज जो दूसरे के लिए विकास है, वह किसी के लिए विकास नहीं भी हो सकती। जैसे बड़े उद्योगपति के लिए बिजली चाहिए और बड़े बड़े बांध बने, लेकिन वहीं रहने वाला आदिवासी, उसको छोटे छोटे बांध बने, बड़े बांधे बनने से, बहुउद्देशीय परियोजना के बनने से उसकी जमीन डूब जाएगी तो उसका विनाश हो जाएगा। छोटे बांध बने और जिससे कि बाढ़ न आए और उसे पेयजल मिलता रहे, उसके लिए विकास यह है। किसी परिवार की लड़की, एक भाई के बहन के लिए विकास क्या है? कि उसे भाई के बराबर आजादी दी जाए और आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास अलग अलग परिप्रेक्ष्य रखता है। तब यह प्रश्न आता है कि विकास की तुलना कैसे कर लेते हैं? कि अमेरिका ज्यादा विकसित है, भारत कम विकसित है, फला व्यक्ति अधिक विकसित है। इसके लिए कुछ मानदंड बनाए जाते हैं। एक मानदंड पर भी कर लेते हैं, दो। आमतौर पर आय को मानदंड बना लेते हैं, और आय से, वही हमने जो शब्द बताया, प्रति व्यक्ति आय, किसी राष्ट्र की, दो देशों के बीच जब विकास मापते हैं तो आय को मान लेते हैं। इससे पर्याप्त पता चल जाता है, लेकिन इसके भी अपने दोष हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। विश्व बैंक ने 2017 में आय के आधार पर विकास की घोषणा की, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर में 12,056 डॉलर प्रति व्यक्ति से जिस देश की आय 12,056 या इससे अधिक है, वह धनी देश है, अधिक विकसित देश है और अधिक आय वाला देश है। और 995 डॉलर प्रति वर्ष से जिसकी, या उतना, या 995 डॉलर उससे कम है, वह निम्न आय वाला है। 2017 में भारत की 1820 अमेरिकन डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय थी, तो भारत मध्यम आय की श्रेणी में है। अब दो देश, मैं एक उदाहरण दूं जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। ये तो पूरे राष्ट्र का औसत है। अब उस राष्ट्र में आय का वहां के नागरिकों में वितरण कैसा है? मान लीजिए किसी राष्ट्र में 5 लोग हैं, एक की आमदनी 9,000 है, एक की 9,500 है, एक की 10,000 है, एक की 10,200 है, एक की 10,800 है।
तो औसत आय उसकी 10,000 के आसपास आएगी 5 लोगों। दूसरा देश है 4 लोगों की आय 5-500 है, 5वें की 48,000 है, एक ही आदमी। अब आप ये देखेंगे कि वो 5वां व्यक्ति जो है संपन्न वाले देश के सभी नागरिकों से धनी है, लेकिन क्या वो राष्ट्र विकसित है? नहीं। तो बंटवारा कैसा है? इसके बाद आय के अतिरिक्त या धन संपत्ति के अतिरिक्त भी विकास के आयाम हैं। इसका एक उदाहरण, किसी नौजवान को नौकरी मिले 20,000, एक मैं मान लेता हूं 20,000 रुपये प्रति मंथ की, और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसे नौकरी मिल जाए नागालैंड में, और उसे 15,000 की नौकरी मिलती हो लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, तो वह सोचेगा कि वेतन तो वहां ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसके परिवार के रहने की सुविधाएं क्या होंगी जहां मुझे, मेरा जीवन यापन क्या होगा। तो कुल मिला के आय के अलावा भी दूसरे एस्पेक्ट है, तो वह निश्चित रूप से 20,000 नागालैंड को छोड़कर 15,000 के उत्तर प्रदेश के शहरों को की आय को अपनाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि आय के अलावा भी दूसरी चीज, किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी आय हो और वहां उसे दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाए, उसे कुछ बोलने को न हो, उसे समय समय पर अपमानित करें, और एक दूसरी जगह उसे आमदनी अपेक्षाकृत बहुत कम हो लेकिन बहुत मान सम्मान से रहे, तो उसके लिए विकास दूसरी जगह है। तो आय तो विकास का एक आयाम है, लेकिन अन्य बहुत सारी चीजें, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं हुआ है, स्वास्थ्य का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, तो दूसरे देश में इन चीजों का विकास हुआ है ज्यादा, तो और आय के आधार पर उसको विकसित मान लें तो यह अन्याय हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विकास व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, समूहों के लिए अलग अलग हो सकता है, एक ही विकास का मानक दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए विपरीत भी हो सकता है। आय विकास का या धन विकास का एक प्रमुख आधार है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी विकास के अनेक आयाम हैं। इस तरीके से विकास को समझने के लिए आमतौर पर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्रों के बीच तुलना करते हैं। अब कल अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय स्तर पर विकास की चर्चा करेंगे। नमस्कार।